साल था 1933 का। पूरी दुनिया में तमाम तरह के मसले चल रहे थे। उसी साल हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। ये वही साल था जब भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान नाम का एक अलग मुल्क बनाने की बात उठी थी। लेकिन इन सब बातों से दूर उस साल की सबसे बड़ी खबर थी कलकत्ता से, जो दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनी। तो आखिर ऐसा क्या था इस खबर में? दरअसल कलकत्ता में एक हत्या को अंजाम दिया गया था। लेकिन इस हत्या से ज्यादा इस केस में हत्या करने का तरीका और इस हत्या के लिए इस्तेमाल हथियार सुर्खियों में था, जिसके चलते दुनिया भर के लोग इस हत्या पर रिसर्च करने पहुंचे, क्योंकि भारत का यह पहला केस था जिसमें बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किसी की जान लेने में किया गया था। तो चलिए जानते हैं आज की इस क्राइम वीडियो में हत्या कैसे और किसने किया, साथ ही इस हत्या को अंजाम किस प्रकार दिया गया था, और सबसे दिलचस्प बात, इस केस का पुलिस खुलासा कैसे करती है। जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता का रेलवे स्टेशन हावड़ा से। तारीख थी 26 नवंबर 1933। इस स्टेशन के बाहर हमेशा की तरह उस दिन भी काफी चहल पहल थी। उस रोज वहां के जाने माने जमींदार अमरेंद्र चंद्र पांडे अपने परिवार सहित कलकत्ता से पाकुड़ जा रहे थे। इसीलिए स्टेशन के बाहर भीड़ से गुजर रहे थे। 20 साल के नौजवान अमरेंद्र अपनी ही धुन में चल रहे थे। इस बात से अनजान कि कुछ देर बाद उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। वो भीड़ से निकल रहे थे, तभी अचानक उन्हें धक्का मारते हुए एक शख्स गुजरता है। धक्का मारने वाला शख्स खादी का कपड़ा पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। वो शख्स जैसे ही आंखों से दूर होता है, तभी अमरेंद्र को महसूस होता है कि उनके हाथ में कुछ चुभा है। थोड़ी देर बाद दर्द भी शुरू हो जाता है। इसीलिए वो देखने लगते हैं तो पता चलता है कि उनकी बांह में कुछ सुई जैसा चुभाया गया है। लेकिन जब तक वो आवाज लगाते हैं, वो शख्स वहां से भाग चुका था। दरअसल अमरेंद्र कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के जमाने के चर्चित जमींदार परिवार के वारिस था। इनकी रियासत थी जिसका नाम था पाकुड़। अब ये झारखंड राज्य में है, लेकिन उस समय बंगाल में हुआ करता था। सुई की चुभन को लेकर उनके परिवार के लोग आराम करने और डॉक्टरी जांच की सलाह देते हैं। अभी इन्हीं सब जद्दोजहद में ये लोग थे ही, तभी अमरेंद्र के सौतेले भाई बेनोयेंद्र वहां आता है। वो भी अमरेंद्र के घाव को देखता है और बेनोयेंद्र कहता है, डॉक्टर को तो पाकुड़ पहुंचकर भी दिखा सकते हैं। अब बेनोयेंद्र की बात सुनकर अमरेंद्र सफर करने का निर्णय करता है, लेकिन सफर के दौरान ही उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। पाकुड़ पहुंचते ही अमरेंद्र को काफी तेज बुखार हो जाता है। इस तरह 2 दिनों तक बुखार रहता है, लेकिन तीसरे दिन अचानक अमरेंद्र को बुखार के साथ काफी बेचैनी होने लगती है। ये देखकर अमरेंद्र खुद परेशान हो जाता है और कोलकाता लौट आता है। उस दौर में डॉक्टर नलिनी रंजन सेनगुप्ता बंगाल के सबसे फेमस डॉक्टर हुआ करते थे। उन्हें अमरेंद्र के चेकअप के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर रंजन हाथ में घाव देखकर सबसे पहले खून की टेस्टिंग की सलाह देते हैं। जांच के लिए अमरेंद्र के खून सैंपल लैब में भेजा जाता है। यहां इलाज भी शुरू होता है, लेकिन ना तो बुखार कम होता है और ना ही बेचैनी, बल्कि अमरेंद्र की हालत अब काफी नाजुक हो चली थी। उनका हाथ पूरी तरह सूज गया था। ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा था और उन्हें ब्लीडिंग भी होने लगी थी। डॉक्टर सेनगुप्ता ने उनके परिवार को बताया कि उनका बचना मुश्किल है। अब 3 दिसंबर की रात, यानी घटना के महज 1 हफ्ते बाद ही उन्हें कोमा में रखना पड़ता है। फिर भी तबीयत में सुधार नहीं होता है, और फिर अगली सुबह वो होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 4 दिसंबर की सुबह अमरेंद्र की मौत हो जाती है। अमरेंद्र की मौत से घर में मातम छा गया। बेनोयेंद्र भी आंसू बहा रहा था, लेकिन साथ ही दूसरी तैयारियों में भी लगा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी अमरेंद्र का दाह संस्कार कराया और उनका डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। इससे हुआ ये कि जमींदारी पर अब पूरी तरह बेनोयेंद्र का कब्जा हो चुका था। कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन अमरेंद्र के खून का सैंपल अभी भी लैब में रखा हुआ था। कुछ हफ्ते बाद इस खून जांच की रिपोर्ट आई। पता चला कि अमरेंद्र के खून में एर्सिनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया था। खून की जांच करने वाले पैथोलॉजिस्ट ने जैसे ही ये देखा, उसने ये खबर अमरेंद्र के परिवार से भी पहले ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाई।
और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वही बैक्टीरिया था जिसने 19वीं सदी के भारत में ब्यूबोनिक प्लेग नाम की महामारी फैलाई थी। 1896 में इस महामारी से पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में लाखों लोग मारे गए थे। हालांकि सालों से कलकत्ता में प्लेग के केस नहीं आए थे, लेकिन सरकार ने ब्यूबोनिक प्लेग को अति संवेदनशील बीमारियों की लिस्ट में डाल रखा था। इसलिए एक भी केस मिलने पर सरकार को तुरंत रिपोर्ट करना होता था। अब सरकार ने तुरंत एक हाई लेवल कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी, ये देखने के लिए कि क्या शहर में प्लेग के और भी केस हैं। जब और केस नहीं मिले तो सबको शक हुआ कि ये हत्या का मामला हो सकता है, खासकर अमरेंद्र के परिवार वालों को। अमरेंद्र के हाथ में सुई चुभने की बात सबको मालूम थी। संभव था कि जहर की तरह अमरेंद्र के शरीर में बैक्टीरिया पहुंचा दिया गया हो। अमरेंद्र के परिवार ने कलकत्ता पुलिस को इस मामले की जांच के लिए एप्लीकेशन सौंपी। पुलिस ने तुरंत मामले की रिपोर्ट दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। मामले की तहकीकात कर रहे थे बंगाल इंटेलिजेंस सर्विसेज के इंस्पेक्टर शरद चंद्र मित्रा। उनके सामने पहला सवाल यह था कि बीमारी का बैक्टीरिया आया कहां से, क्योंकि कलकत्ता की किसी लैब में यह बैक्टीरिया उपलब्ध नहीं था। यह बैक्टीरिया सिर्फ बॉम्बे स्थित हैफकिन इंस्टीट्यूट में रखा हुआ था, क्योंकि इसी जगह से 1896 में प्लेग की शुरुआत हुई थी। वहां वैक्सीन बनाने के लिए बैक्टीरिया के कल्चर रखे गए थे। चूंकि ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया था, इसलिए सरकार ने हैफकिन इंस्टीट्यूट में कड़ी सुरक्षा का प्रबंध भी किया हुआ था। पुलिस के पास इस पहेली का कोई हल नहीं था, इसलिए उन्होंने बेनोयेंद्र पर नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि अमरेंद्र के परिवार को उस पर ही शक था और अमरेंद्र की मौत से सबसे बड़ा फायदा भी उसे ही हुआ था। पुलिस ने जैसे ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की, बेनोयेंद्र अपने घर से फरार हो गया। पुलिस ने उसे आसनसोल स्टेशन से पकड़ा जब वो बंगाल से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद जांच पड़ताल से पता चला कि दोनों पांडे भाइयों में काफी समय से विवाद चल रहा था। ये विवाद उस समय और बढ़ गया था जब 1931 में अमरेंद्र के पिता की मौत हो गई थी। इनकी मौत के बाद से कोयला खदानों और पत्थर की खानों के लिए मशहूर पाकुड़ रिसायत पर अपनी सियासत के लिए दोनों में विवाद शुरू हुए थे। लेकिन पूछताछ में बेनोयेंद्र कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। तब पुलिस ने उसके साथियों पर नजर रखना शुरू किया। एक डॉक्टर था जो हमेशा बेनोयेंद्र के साथ ही रहता था। नाम था डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य। पुलिस ने उसकी तहकीकात शुरू की। पुलिस को पता चला कि वो एक दूसरे डॉक्टर के यहां लैब असिस्टेंट का काम करता था। पुलिस ने उस डॉक्टर से पूछताछ की तो पता चला कि तारानाथ कुछ दिन पहले बॉम्बे गया था। अब पुलिस तारानाथ को भी हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है तो पूरी कहानी सामने आ जाता है। दरअसल इस पूरे षड्यंत्र की शुरुआत हुई थी कुछ साल पहले, जब अमरेंद्र 18 साल के हुए और उन्होंने बेनोयेंद्र से जायदाद में अपना हिस्सा मांगना शुरू किया। तभी से बेनोयेंद्र अमरेंद्र को अपने रास्ते से हटाने की फिराक में था। वो चाहता था कि कोई ऐसा तरीका निकले जिससे हत्या का शक किसी को न हो, और इस काम में उसकी मदद कर रहा था तारानाथ। तारानाथ ने बेनोयेंद्र को सबसे पहले टिटनस का जीवाणु लाकर दिया था। उस दौर में एक चश्मा चलता था प्रिंस नेज ग्लासेस के नाम से। इस चश्मे में कानों पर अटकाने वाले टेम्पल नहीं हुआ करते थे। अमरेंद्र ऐसा ही चश्मा पहना करता था। बेनोयेंद्र ने अमरेंद्र के चश्मे में टेटनस का जीवाणु लगाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होता है। इसके बाद उसने प्लेग का बैक्टीरिया इस्तेमाल करने का फैसला किया और इस काम के लिए उसने तारानाथ को बॉम्बे भेजा था। इसके बाद बॉम्बे जाकर तारानाथ ने हैफकिन इंस्टीट्यूट के 2 डॉक्टरों को अपने झांसे में फंसाता है। उन्हें पैसे खिलाए, मौज मस्ती कराई। बदले में डॉक्टरों ने तारानाथ को प्लेग वाले बैक्टीरिया की 2 शीशियां दे दी। उन्होंने तारानाथ को झूठी पहचान पर इंस्टीट्यूट में इंटर भी करवाया, जहां उसने चूहों पर बैक्टीरिया के असर को टेस्ट किया। पूरी तसल्ली कर लेने के बाद तारानाथ बैक्टीरिया लेकर वापस कलकत्ता लौट आया। अब बेनोयेंद्र के पास हथियार आ चुका था, लेकिन सवाल था कि अमरेंद्र की हत्या को अंजाम देगा कौन। तारानाथ ने एक और बार बेनोयेंद्र की मदद की। उसने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलवाया। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन था, इसका पता कभी नहीं चल पाया,
क्योंकि पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही। हत्या के दिन बेयोनेंद्र ने हत्यारे को अमरेंद्र के यात्रा प्लान के बारे में बता रखा था और उसने मौका देखकर एक सुई की नोक से जानलेवा प्लेग वाला बैक्टीरिया अमरेंद्र के खून में पहुंचा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में कलकत्ता पुलिस ने बारीकी से सभी तारों को जोड़ते हुए हत्या की पूरी गुत्थी सुलझाई। उन्होंने यात्रा के कुछ टिकट से लेकर तारानाथ और बेयोनेंद्र के बीच चिट्ठियों तक हत्या के तमाम सबूत इकट्ठा किए और केस के एक एक पहलू को खोलकर सबके सामने रखा। हत्या का ये केस चूंकि बायोलॉजिकल वेपन का था, इसलिए पूरी दुनिया में इसको लेकर काफी कौतूहल था। लंदन की टाइम मैगजीन ने साल 1935 में इस केस की पूरी रिपोर्ट छापी और उसे शीर्षक दिया, मर्डर विद जर्म्स। वही इस मामले में तारानाथ और बेयोनेंद्र को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए सजा को उम्र कैद में बदल दिया। साथ ही दोनों को सजा काटने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेजा गया। बेयोनेंद्र को सजा 1936 में हुई थी और इसके 11 साल बाद देश आजाद हो गया था। इसलिए बेयोनेंद्र को भी अंडमान के बाकी कैदियों की तरह रिहाई मिल गई। वो लौटकर पाकुड़ आया, लेकिन तब तक उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। एक रोज उसने एक बंदूक लेकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सबको जान से मारने की धमकी देने लगा। नतीजतन पुलिस बुलाई गई और पुलिस के साथ गोलीबारी में उसकी मौत हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक और क्राइम वीडियो के साथ। धन्यवाद।